हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी करंट अफेयर के सेशंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज इस हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा टॉपिक वाइज क्लास समाप्त होगा, मैं इन सारे टॉपिक से संबंधित आपको MCQ क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला देखते हैं। दोस्तों, पहला इसमें है कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे जो अमीर मुख्यमंत्री की यहाँ पर बात कही जा रही है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो ADR भारत में एक गैर राजनीतिक जो संगठन है। ठीक है, यह संगठन राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहा है। कौन सा ADR काम कर रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि 931 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू, जो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, इसमें ही बताया जा रहा है, जो ADR की जो एक रिपोर्ट आया है, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि जो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो सबसे अमीर, जो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के है, यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, जो 931 करोड़ उनके पास संपत्ति है। ठीक है, तो ये आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पर बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, जो ममता बनर्जी, 15 लाख रुपए संपत्ति के साथ सबसे गरीब है। यानी कि अमीर में सबसे अगर कौन है, तो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, और सबसे अगर गरीब मुख्यमंत्री की बात करें हम, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब यहाँ पर इनको बताया जा रहा है। ठीक है, बाकी और भी यहाँ पर ये हैं जो कि देश के टॉप 10 जो अमीर मुख्यमंत्री हैं। तो जैसे इनमें वही बताया जा रहा है कि जिसमें चंद्रबाबू नायडू सबसे जो ऊपर हैं, उसके बाद पेमा खाड़ू हैं, सिद्धारमैया है जो कर्नाटक से संबंधित हैं, नेफ्यू रियो हैं, उसके बाद मोहन यादव हैं जो कि MP से हैं। तो दोस्तों, ये आपको कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री किस राज्य के आपको जो याद रख ले सकते हैं यहाँ सभी। एन रंगास्वामी जो पुडुचेरी के हैं, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के हैं, हेमंत सोरेन जो झारखंड से संबंधित हैं, और हेमंत बिस्वा जो शर्मा जो कहाँ से? असम से हैं, और कोनराड संगमा जो कहाँ से? मेघालय से हैं। तो इस प्रकार से आप उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो टॉप 1 में है उनको नाम, और सबसे जो अंतिम में है उनका नाम, जो कि ममता बनर्जी सबसे अंतिम, और टॉप में एन चंद्रबाबू नायडू का आप यहाँ पर नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, और इसमें क्या है आगे देखेंगे हम सब। दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक, किस स्थान पर? दूसरे स्थानों पर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डार्क वेब एक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में बताया गया है। ठीक है, बताया जा रहा है। ठीक है, किसमें बताया जा रहा है कि जो डार्क वेब जो है, एक जो थ्रेट लैंडस्केप जो है, एक रिपोर्ट है 2024 में बताया गया है कि सबसे अगर अधिक अगर देखा जाए तो साइबर जो कि हमले हमारे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, तो हमारे अमेरिका में बताया जा रहा है। कहाँ? तो अमेरिका में हुए हैं। ठीक है, सबसे अधिक अगर डार्क जो वेब की जो थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट है 2024 में, अगर इसमें देखें तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो साइबर जो कि अपराध कहाँ पर किए जा रहे हैं, तो अमेरिका में हैं, और दूसरे स्थान पर भारत है। तो दोस्तों, साइबर अपराध अभी काफ़ी वर्तमान में एक चर्चा का विषय भी है, जो आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, कि कितने ज़्यादा साइबर अपराध से फ्रॉड किए जा रहे हैं, किसी के अकाउंट से पैसे निकाल दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी चर्चा में है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे एक साइंस एंड टेक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर साइबर जो कि एक जो क्राइम है, जो हमारे एक टॉपिक ही है, वहाँ पर स्पेशल हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर और विशेष रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या बताया जा रहा है
तो दोस्तों यहाँ पर एक अमेरिका में 140 ऐसे हमले किए गए हैं। दूसरे स्थान पर भारत है जहाँ के 95 साइबर हमले किए गए हैं, ठीक है। तीसरे स्थान पर जो इजराइल है जो कि 57 साइबर हमले किए गए हैं, ठीक है। तो अमेरिका प्रथम में है, दूसरे में भारत है और तीसरे में कौन सा है, इजराइल है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रखेंगे, जब आप मेंस का कहीं क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो वहाँ पर इसको आप यहाँ पर साइबर अपराध के लिए आप यहाँ पर कोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया का सबसे जो प्रदूषित जो शहर है कौन सा है, हनोई है। कौन सा है, हनोई है जो सबसे प्रदूषित शहर यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो वियतनाम की जो राजधानी कौन सा है, हनोई है। आप यही याद रखिएगा कि वियतनाम की राजधानी कौन सा, हनोई। जो हाल ही में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है किसको, तो हनोई। कहाँ किया, तो वियतनाम की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक रिपोर्ट बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में एयर विजुअल जो कि IQ एयर की द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हनोई की हवा में जो कि PM 2.5 कणों की सांद्रता काफ़ी हद तक पहुंच गई है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वियतनाम के बारे में आ रही है, तो वियतनाम के बारे में थोड़ा समझेंगे कि वियतनाम कहाँ है, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ पर, यह हनोई है। सबसे पहले ही आपको याद रखना है, मुद्रा क्या है, डोंग है। प्रधानमंत्री कौन है, तो फाम मिन चीन यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व जो एशिया हमारा है, ठीक है, दक्षिण है, पूर्व है और यहीं पर हमारा वियतनाम है जो कि यहाँ पर पूर्व एशिया में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे इसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कि हो ची जो मिन जो है आधुनिक वियतनाम के संस्थापक यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखें, यहाँ पर यह है कि हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक 2025, ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है इसमें सूचकांक में, ठीक है, और पासपोर्ट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, हेनले जो पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पर, 80 स्थान पर से फिसल कर कितने 50वें स्थान पर अब पहुंच गया, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि भारत का अभी जो पासपोर्ट का जो उसका जो कि अगर देखा जाए तो स्थान कहाँ पर है, तो 85वें स्थान पर पहुंच गया। पहले कितना पर था, 80 पर था, तो अभी कहाँ पर पहुंच गया, 85वें स्थान पर पहुंच गया, ठीक है। उसमें बताया जा रहा है कि भारत और इक्वाटोरियल गिनी और नाइजर के साथ जो है 50वें स्थान पर पहुंच गया, ठीक है। इसके साथ और भी देश हैं, जैसे भारत के साथ है इक्वाटोरियल है, गिनी है और नाइजर जो इसके साथ है जो कि 50वें नंबर पर पहुंच गया, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि भारतीय जो कि पासपोर्ट धारक वीज़ा की आवश्यकता की जो है 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। यानी कि जो भारतीय जो पासपोर्ट धारक जो वीज़ा है इसकी अगर देखा जाए तो 57 देशों की आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसी में बताया जा रहा है कि सिंगापुर सबसे शक्तिशाली जो कि पासपोर्ट का दर्जा इसको प्राप्त है। सबसे अगर शक्तिशाली किसी देश का पासपोर्ट है तो किसका है, सिंगापुर की है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पासपोर्ट की रैंक कितना है, 9 है, ठीक है। और अफगानिस्तान की अगर बात करें हम तो सबसे निचले पायदान पर है जो कि 106वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि युद्धग्रस्त जो सीरिया में सबसे निचले पायदान पर है, 105 स्थान पर है। तो भाई वहाँ पर क्यों कोई लोग जाएगा, और इराक की बात 104 है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा जो है कुछ न कुछ होते रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है पासपोर्ट को देख सकते हैं कि किस किस देश का कौन सा पासपोर्ट का स्थान यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित जो कि हेनले एंड पार्टनर्स अब इसको जारी करता है। कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड UK में जो है स्थित एक हेनले एंड पार्टनर्स जो फॉर्म है इसको जारी करता है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें और क्या है। दोस्तों यहाँ पर है कि टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे अगर भीड़ भाड़ वाला शहर यहाँ पर बातें कहा जा रहा है। तो भाई देखेंगे एक टॉमटॉम का एक ट्रैफिक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया जा रहा है कि टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कोलकाता, कहाँ, तो कोलकाता भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में अगर देखा जाए के रूप में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। चूँकि अभी यहाँ पर यह बेंगलुरु को पीछे छोड़कर कोलकाता यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें और क्या है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैफिक है, उसी चीज़ को ऊपर बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी बेंगलुरु को पीछे छोड़ के अभी कोलकाता जो है सबसे ऊपर पायदान पर आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक चीज़ बताएंगे, यहाँ दे रहा है कि रिपोर्ट में पाया गया कि कोलकाता में ड्राइवरों को जो कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन जो कितना 34 मिनट और 33 सेकेंड का समय लगता है। सोचिए कि 10 किलोमीटर की दूरी करने में। कोलकाता की अगर गति के देखें ना जो 17.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बेंगलुरु कितना है 17.6 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ यहाँ पर सब थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इनका एक रिपोर्ट है। उसी प्रकार यहाँ देख रहा है कि इस इंडेक्स के अनुसार कोलकाता में पहले, बेंगलुरु दूसरे में, तीसरे में पूना, चौथे में चेन्नई है और पाँचवें में चेन्नई है, चौथे में हैदराबाद है और मुंबई जो है छठे स्थान पर है। उसके बाद एक वैश्विक स्तर पर कोलंबिया का जो है कि बैरिक्विला जो कि 16.58 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे है, जो कि औसत गति के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे QX। नेक्स्ट है कि QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। तो क्या है देखेंगे भाई, QS वर्ल्ड जो फ्यूचर स्किल इंडेक्स है, तो लंदन में QS ने पहली फ्यूचर स्किल इंडेक्स को जारी किया। कौन जारी किया भाई, तो लंदन में जो QS ने पहली बार फ्यूचर स्किल इंडेक्स को जारी किया है 2025 में, ठीक है। तो इसको देखिए, इस बारे में क्या बोला गया है। देखिए यहाँ है दोस्तों कि इसमें भारत को सबसे तैयार नौकरी बाज़ारों में भारत जो 99.1 अंक के स्कोर के साथ जो दूसरे स्थान पर है, जबकि इस इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर है, मैक्सिको अगर बात करें तो तीसरे स्थान पर है और भारत की सूची अगर देखा जाए तो जो कि ओवरऑल रैंकिंग में 25 स्थान पर 25 रही है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें हम तो भारत की स्किल फिट श्रेणी में 37वें और एकेडमिक रेडीनेस श्रेणी में 26वें और आर्थिक बदलाव में 40वें स्थान पर यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिपोर्ट में जो बदलाव की देखने को मिल रही है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग ने प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो कि वित्तीय में जो उड़ीसा जो है पहले स्थान पर है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है और इसमें देखने के हम लोग देखेंगे, ठीक है। नीति आयोग की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 2025 के उद्घाटन जो कि संस्करण उड़ीसा जो शीर्ष स्थान पर, कहाँ, तो उड़ीसा जो है शीर्ष स्थान पर बताया जा रहा है, ठीक है। नीति आयोग यह रिपोर्ट 2022-23 जो वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत के जो 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करती है। किसके स्वास्थ्य का आकलन करती है और सुधारों के क्षेत्रों की यह पहचान करती है। कौन, नीति आयोग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से नीति आयोग के राजकोषीय जो कि स्वास्थ्य सूचकांक में जो है उड़ीसा जो है शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो इसमें और देखेंगे हम सब क्या लिखा गया है, देखते हैं कि राजकोषीय का मतलब सरकार का पैसा प्राप्त करने और खर्च करने का तरीका, ठीक है। राजकोषीय नीति के जरिए सरकार कर वसूली और खर्च करती है, कर वसूल करती है और क्या करती है, खर्च करती है। राजकोषीय नीति का मकसद अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, अगले देखेंगे कि राजकोष से जुड़े कामों का प्रबंधन करने वाले विभाग को ट्रेजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेजरी कहते हैं। उसके बाद एक प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को 4 समूहों में बांटा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है, और किस कैटेगरी में, किस रैंक में किसको रखा गया, ठीक है। जैसे यहाँ है कि अचीवर राज्य में अगर देखा जाए तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है और गुजरात है, जो कि इनका रैंक 1 से 5 के बीच में, ठीक है। उसकी बात फ्रंटनर में देखा जाए तो हमारा महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। उसी प्रकार से देखा जाए तो परफॉर्मेंस की देखा जाए तो तमिलनाडु है, राजस्थान है, बिहार है और एक हमारा हरियाणा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ दे रहा है कि एक्सप्रेशनल जो कि हमारा केरल है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश और पंजाब यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग की बात हो रही है, तो नीति आयोग के बारे में देखेंगे हम लोग सब, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को जो है अस्तित्व में आया था, ठीक है। आप इसको याद रखें, योजना आयोग की जगह पर आया था, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी हैं, और इसके जो कार्यकारी जो सीईओ जो है कौन है? तो BR सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। तो ये आप इनको बारे में याद रखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नीति आयोग का मुख्य काम भारत सरकार के लिए नीतिगत और कार्यनीतिक सलाह देती है। पूरी तरीके से थिंक टैंकर का यह काम करती है, ठीक है। यह भारत सरकार के प्रमुख नीति जो थिंक टैंक है, जो कि उसको सलाह देती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हम लोग देखेंगे। सामाजिक जो धार्मिक सुधार से देखेंगे, ठीक है। क्या है संस्थापक देखेंगे। तो रामकृष्ण मिशन की बात करें, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सैयद अहमद खान के द्वारा। अहमदिया आंदोलन जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा जो किया गया था 1889 में किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे। उसके बाद है कि रहनुमाई जो कि द स्नान सभा जो 1891 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उसकी बात है कि सेवा सदन जो 1885 में बेहराम जी मालाबारी के द्वारा किया गया था। जबकि महिला सेवा मंडल की संस्थापना जो है सावित्री बाई फुले द्वारा की गई थी। उसके बाद है कि आर्य महिला समाज जो कि पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से आप इनको, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिएगा। उसी प्रकार से आगे भी है दोस्तों कि महिला जो कि भारत संघ की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना जो है सरला देवी के द्वारा किया गया था। वेद समाज है जो कि CS नायडू के द्वारा किया गया था। जबकि हमारा ब्रह्म समाज जो 1828 में किया गया था, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और आदि ब्रह्म समाज जो 1842 में जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये आपके जो है इम्पोर्टेंट है, आप इनको, इस सारे फैक्ट को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं और क्या है। दोस्तों यहाँ पर ही कुछ विविधि से क्वेश्चन से इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी जो पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी को नियुक्त किया। किसको? तो नीरज चोपड़ा को किया गया, ठीक है। नीरज चोपड़ा को जो है, जो अमेरिकी जो पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी इनको नॉमिनेट किया है। किनको? नीरज चोपड़ा को, ठीक है। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा के बारे में देखेंगे जो काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं हमेशा। तो भारत के जो जेवलिन थ्रोन है, जो कि भाला फेंक हैं, थ्रोवर हैं, जो नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया, ठीक है। इसे गया है नीरज चोपड़ा को किया है, ठीक है। तो आप इनके नाम को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बस वही चीज़ आगे भी इसमें बताया जा रहा है, ठीक है, कि पत्रिका ने ग्रेनेडा की एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान चुना है। नीरज चोपड़ा 2024 का जो पेरिस जो ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था, जबकि स्वर्ण पदक में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम्स के व्यू के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, ठीक है, रजत पदक था, ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। ये हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको हम कल देखकर बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। इनका शायद रजत पदक नहीं था यहाँ पर, शायद सिल्वर था यहाँ, शायद ये पदक जीते थे यहाँ पर, ठीक है। इनको कल देखकर हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आगे। दोस्तों यहाँ पर नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ बताया जा रहा है। जो इनका जन्म जो है 24 जो कि दिसंबर 1997 को कहाँ पर हुआ था? पानीपत हरियाणा में हुआ था। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या गोल्ड मेडल के इतिहास यहाँ पर रचे थे जीत का, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे बताया जा रहा है कि अभिनव बिंद्रा के बाद विश्व चैंपियनशिप स्तर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो दूसरे भारतीय हैं कौन है? नीरज चोपड़ा हैं। देखिए यहाँ दो बोल रहा है दोस्तों कि 2024 में जो सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ आप इनको देख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें हम लोग और क्या इसमें बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड और 22 में सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता था। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग जो 2024 में हुआ था, उन्हें भाला फेंक में अपने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक कीर्तिमान स्थापित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बारे में हम लोग सब देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे और क्या है द्विविधि में। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि 77 स्थलों को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, 77 स्थलों को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक है, तो क्या इसमें बताया जा रहा है, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे क्या है। देखिए दोस्तों, 15 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो गलवान घाटी और डोकलाम सहित 77 जो स्थलों को युद्ध स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक है, कौन सा जगह है, गलवान घाटी और डोकलाम सहित। ठीक है, कितना 75 स्थलों को। यह पर्यटन स्थल युद्ध जो है क्या है, युद्ध या संघर्ष से जुड़े हुए। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे 77 स्थलों जो बताया जा रहा था यहाँ पर, जो युद्ध पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, उन्हें बताया जा रहा है कि यह पर्यटन स्थल जो है युद्ध या संघर्ष से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन पर्यटन स्थलों में सक्रिय संघर्ष क्षेत्र, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र और युद्ध स्मारक, जेल, शिविर और संग्रहालय शामिल है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एक युद्ध ऐसे जो पर्यटन स्थल है जो लोगों में काफ़ी ज़्यादा, और अभी भी देख रहे हैं कि सरकार जो है पर्यटन को लेकर कितना ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि प्रमुख जो युद्ध पर्यटन स्थल में डोकलाम, गलवान घाटी, द्रास, कारगिल, सियाचिन जो बेस कैंप और लोंगेवाला जो राजस्थान में है, और बुमला की विधु अरुणाचल प्रदेश, ऐसे स्थल हैं जो कि युद्ध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कि फिर भी यहाँ पर सरकार जो है पर्यटन को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को पर्यटन से लाभ हो सके। उसके बाद यहाँ देखें दोस्तों क्या है, कोरकू भाषा ने 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया है। कोरकू एक जो भाषा के 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश डिक्शनरी को तैयार किया है। तो क्या है इसके बारे में, मध्य प्रदेश के जो खंडवा जिले में आदिवासियों के साथ स्पंदन जो कि समाज सेवा समिति ने, ठीक है, समिति ने कोरकू भाषा की 500 शब्दों का एक जो है शब्दकोश जो है यहाँ पर बना दिया गया है, डिक्शनरी। ठीक है, कोरकू भाषा जो ऑस्ट्रो एशियाटिक मूल की एक भाषा है, या झारखंड की मुंडारी भाषा के लगभग समान अर्थ है। ठीक है, पीपुल्स जो लैंग्विस्टिक जो सर्वे ऑफ इंडिया ने कोरकू को भारत की जो है, ठीक है, बताया कि भारत की जो विलुप्त होने वाली जो 196 भाषाओं में शामिल किया किसको, कोरकू को, और इसकी जो लिपि है देवनागरी या रोमन लिपि में इसको लिखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कोरकू भाषा के बारे में आप देखेंगे। तो इसको आगे देखते हैं और क्या है, देखिए उसके बाद दोस्तों माइक्रो जो मिसाइल सिस्टम भार्गव जो वस्त्र का सफलतापूर्वक क्या किया, परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये देखेंगे स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो हमारा भार्गव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, भार्गव वस्त्र को क्या किया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये रक्षा से डिफेंस से संबंधित हमारा है, तो इस प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, कि भार्गव जो वस्त्र हैं जो मिसाइल सिस्टम को क्या सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली को झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है, और जो कि भार्गव वस्त्र को अभी जो भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया इसको। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ है दोस्तों कि भार्गव जो कि वस्त्र को नागपुर स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव से इसको क्या किया, विकसित किया गया। ठीक है, तो भार्गव जो वस्त्र जो क्या है, एक मिसाइल है, इसको जो है यहाँ पर विकसित किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे बताया जा रहा है दोस्तों, देखते हैं कि अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया। तो दोस्तों हम इससे पहले ही पढ़े थे इसी में कि जो हमारा जो देश जो है इसके लिए काम कर रहा है, और ये सफल भी हो चुका है। ठीक है, और हमारा देश जो चौथा देश बन गया। ठीक है, वो यहाँ पर ही बताया जा रहा है। ठीक है, कि भारत जो है अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को क्या किया, सफलतापूर्वक डॉक की जोड़ने के लिए यहाँ पर सफल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से भारत जो है चौथा देश बन गया है।
इससे पहले अगर बात करें तो रूस हो गया, अमेरिका, चीन और चौथा हमारा कौन हो गया, भारत बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में किस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, दो यहाँ पर अंतरिक्ष यान को एक साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखेंगे इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके लिए एग्जाम्स किए हैं कि इसरो ने सितंबर जो कि 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धावन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जो कि स्पेडेक्स मिशन का लॉन्च किया था। कब? तो 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा के सतीश धावन केंद्र से। ठीक है, और इससे जो PSLV जो कि C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट जो पृथ्वी से 470 किलोमीटर की जो ऊपर इनको डिप्लॉय किया गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इनको देख सकते हैं किस प्रकार से इनको स्थापित किया गया है। उसके बाद यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है, ठीक है, कि बताया जा रहा है कि इसरो ने 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को क्या किया, काम को पूरा कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसरो कितना ज़्यादा काम कर रहा है अंतरिक्ष को लेकर। ठीक है, तो जो काफ़ी चर्चा में भी है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद एक भारत रणभूमि दर्शन ऐप, ये क्या है भाई? तो ऐप है भारत सरकार ने भारत रणभूमि जो दर्शन ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, क्या किया है, तो उसको लॉन्च किया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पर्यटन को लेकर युद्ध क्षेत्र में भी ज़्यादा पर्यटन क्षेत्र को लेकर काम किया जा रहा है, ताकि वहाँ भी लोग जाएं और अपना वहाँ की जो भी हैं उनको देखें। ठीक है, जिससे सरकार की जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद देखें, ठीक है, यहाँ बताया जाए कि पर्यटन जो कि 1962, 71, 99 और 2000 के गलवान जो संघर्ष और सियाचिन बेस कैंप के संघर्षों की स्थलों तक पहुँच सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से देखा जा रहा है कि 62 में चाइना के साथ हुआ, उस प्रकार से पाकिस्तान के साथ इस तरह से होते रहा, और 20 में जो गलवान जो चाइना के साथ जो संघर्ष हुआ, तो ऐसी जगहों पर जो है ज़्यादा पर्यटन जा सके, उसके लिए यहाँ पर पहुँचाया जा सके, सरकार इसके लिए काम कर रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं पर्यटन को लेकर कितना ज़्यादा देश हमारा काम कर रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष। ठीक है, तो क्या है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का क्या किया, पुनर्गठित किया, इसको दोबारा से गठित किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में और क्या लिखा गया है इसको देखेंगे, देखते हैं। नृपेंद्र मिश्रा को सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष इनको पुनः नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय को पहले नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहा जाता था। क्या? तो नेहरू स्मारक संग्रहालय या पुस्तकालय कहा जाता था, जो अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखेंगे कि यहाँ बताया जा रहा है कि यह ऐतिहासिक 3 मूर्ति परिसर नई दिल्ली में स्थित नवंबर 1964 में राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 3 मूर्तियों में नेहरू स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया था। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक है, 1964 में इसका जो उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि वर्जिन नारियल तेल को GI टैग। ठीक है, वर्जिन नारियल तेल को GI टैग। ठीक है, क्या है? तो बोल रहा है कि हाल ही में अंडमान और जो निकोबार जो द्वीप समूह में वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया। किसको दिया गया है? तो वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया है। कहाँ? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो वर्जिन नारियल तेल है उसको जो है यहाँ पर GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे और इसमें क्या लिखा गया है। देखिए दोस्तों, वर्जिन नारियल तेल प्रकृति के तनाव से लड़ने में मदद करता है, जैसे कि यूवी किरणें और त्वचा जो हमारा से संबंधित जो प्रदूषण कैंसर जो कि इसको बचाता है। ठीक है, वर्जिन नारियल तेल में एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल के गुण होते हैं। ठीक है,
जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ बताया जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो कि महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, इसको लेकर, ठीक है। भारत में GI टैग की शुरुआत जो है 15 सितंबर 2003 में हुई थी, ठीक है। उसका पहला जो GI टैग जो दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से याद रखने की ज़रूरत है कि पहला जो GI टैग जो है 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था और इसकी शुरुआत भारत में 15 सितंबर 2003 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं और क्या है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जो GI टैग वाले उत्पाद है यहाँ पर हैं, जो कि 24 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में कितना है कि 75 जो कि वस्तुओं को GI टैग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक GI टैग वाला शहर की बात करें हम तो वाराणसी है, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ GI टैग हैं, जो किस राज्य का कौन सा GI टैग है जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। पहला है कि घर चोला जो कि हस्तशिल्प कहाँ की है तो गुजरात की है। पश्मीना जो ऊन है लद्दाख की को GI टैग मिला गया है। उसके बाद है कि अजरक जो प्रिंट है गुजरात को GI टैग मिला हुआ है। उसके बाद है कि सांझी क्राफ्ट जो है कि मथुरा यूपी को मिला है। उसके बाद है कि जो जातीय पोशाक रिंग नाई जो कि पचरा जो कहाँ की है तो त्रिपुरा का है। तो ये दोस्तों आपके लिए जो GI टैग है जो आपको याद ही रखना है, किसी भी तरह से आप इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। और भी आगे देखते हैं इनमें क्या है, जैसे कि बांसुरी जो है जो कि पीलीभीत यूपी को इनको GI टैग मिला हुआ है। उसके बाद गोंड पेंटिंग जो कि MP का है। तिरंगा बर्फी जो वाराणसी यूपी का है। मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग कहाँ की असम के हैं। आदिवासी पोशाक रिसा जो त्रिपुरा की है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इनको GI टैग को आप याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या हमारा है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि फिल्म जो कि अनुजा को ऑस्कर 2025 पे बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन किया, किसको किया गया, अनुजा को किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या है। दोस्तों यहाँ पर यह कि फिल्म निर्माता जो कि गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा द्वारा निर्मित फिल्म क्या है अनुजा को जो ऑस्कर 2025 में जो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया, किसको, फिल्म अनुजा को, ठीक है। आप इनका याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि फिल्म एक मिनट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। दोस्तों और बताया जा रहा है कि फिल्म अनुजा जो हिंदी भाषा में बनी जो अमेरिकन फिल्म है, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है तो एडम जे ग्रेप्स है, ठीक है। फिल्म जो कि लापता लेडी को ऑस्कर 2025 के लिए जो है फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से इसको ऑफिशियली रूप से एंट्री मिली थी, लेकिन यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर हो गया। कौन, लापता लेडीज अभी कौन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद दोस्तों बारे में देखेंगे हम सब क्या है। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि 1933 लेकर 1945 तक यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में नाजी शासन और उसके सहयोगियों ने संगठित तौर पर नरसंहार कर 60 लाख जो यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। कहाँ पर, यूरोप की बात हो रही, ठीक है। उसके बाद है कि इसी प्रकार से यहाँ पर हर साल 27 जनवरी को नरसंहार पीड़ितों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस। दोस्तों उसके बाद है कि गूगल जो कि मैप्स अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर जो अमेरिकन की खाड़ी कर देगा, यानी कि जो गूगल मैप्स जो अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए, ठीक है, जो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर जाएगा तो अमेरिका की खाड़ी को कर दिया जाएगा, यानी कर देगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है इसमें लिखा गया है, ठीक है।
दोस्तों गूगल मैप्स अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मेक्सिको की जो खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर देगा। यह परिवर्तन केवल अमेरिका के भीतर ही लागू होगा। अमेरिका के बाहर इसका मेक्सिको की खाड़ी ही रहेगा, ठीक है। जो अमेरिका के बाहर से मेक्सिको खाड़ी और अमेरिका की इसको बदल दिया गया है। मेक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित जो कैरिबियन सागर के जो है पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको मैप से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस खाड़ी को उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरी हुई है। खाड़ी जो कि फ्लोरिडा जो जल डमरूमध्य से अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। इस खाड़ी में जो कि सिक्सबी खाई जो कि सबसे गहरी यहाँ की खाई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग सब क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसरो का जो कि 100वां मिशन सफलतापूर्वक 11 प्रक्षेपित जो कि सफल रहा, ठीक है। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है इसका क्या किया था, जो इसका अपना जो है अपना 100वां मिशन जो कि सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, ठीक है। कौन? इसरो, ठीक है। तो इसरो काफ़ी चर्चा में भी है दोस्तों, जो आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसरो ने NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया है। इसके लिए GSLV F-15 का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। NVS-2 उपग्रह से NAVIC सेवाओं को बेहतर बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कितने जो है इसरो काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ इसरो के बारे आ रहा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गठन 15 अगस्त जो 1969 को किया गया था। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई थे। डॉक्टर विक्रम जो साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ पर, बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बी नारायण है, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एस सोमनाथ जी के जगह पर, ठीक है। बी नारायण को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, आगे देखते हैं कि 38वें जो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ पर होने वाला है। तो PM नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून में जो कि इसको क्या जो 25 में जो है 28 जनवरी 25 को देहरादून उत्तराखंड में जो 38वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया जाएगा। यानी इस बार जो 38वें नंबर का जो ग्रीष्मकालीन जो खेल कहाँ पर होगा, देहरादून में इसका किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देख रहे हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों यहाँ पर ही बताया जा रहा है, ठीक है, कि उत्तराखंड पहली बार जो ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है और 38वें जो राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक जो है आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल की मिसाल क्या है? तेजस्विनी है इसका है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और यहाँ के जो शुभंकर जो है क्या है, मौली है। मौली एक मोनाल पंछी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्य की पंछी भी है, ठीक है। खेल का जो आयोजन जो 32 खेल और 4 प्रदर्शन खेल मलखब, कलारी पैटू, राफ्टिंग और योगासन, इस प्रकार से यहाँ पर जो है इनको 4 खेलों का प्रदर्शन जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो कि मेज़बान शहर है, देखा जाए जो 12 का मेज़बान शहर जिसमें कि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, टनकपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और भीमताल और जो है क्या है खटीमा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।